तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई बिल्कुल मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज की अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो भाई आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप वीडियो तो बहुत अच्छी बना रहे हो, ठीक है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है भैया, नोट्स भी बहुत अच्छा है ना, लेकिन आपकी आवाज भैया बहुत जो है एक मेजर प्रॉब्लम है आपकी वीडियोस में। तो भाई उसी कमी को भाई दूर करते हुए आप सबकी भाई रिक्वेस्ट पे और अपनी विशेष पे, अपने चैनल की बेस्ट विशेष पे भाई हमने यहाँ पे ले लिया है भाई अपना माइक। तो आज से भाई इस चैनल की बिल्कुल नई शुरुआत होने जा रही है। तो आप भाई इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद नीचे कमेंट करना कि वॉइस कैसी है और भैया बढ़िया तरीके से ओपिनियन देना। तो भैया अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। तो चैप्टर हम लोग का चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस, और भाई अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तो भाई आराम से अपनी नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए भैया यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है भैया यहाँ पे कॉन्सेप्ट आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई पिछले टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अच्छे से कवर कर लिया था, और अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है, चौथे नंबर का वीडियो लेक्चर है, तो उसमें आपने पढ़ रखा होगा, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। एक यूनिट चार्ज पर जब हम किसी यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना न्यूटन का फोर्स लगता है, यानी द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, ठीक है। तो अब हम लोग भैया यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने उस वीडियो लेक्चर में आपसे कहा था कि भाई मैं आपको टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानकारी दूंगा। तो भाई अब हम लोग जरा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो भाई बेसिकली क्या होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है, समझते हैं। देखो भैया यहाँ पे लिखता हूं मैं। तो बेसिकली टेस्ट चार्ज कुछ नहीं, इट इज अ वेरी स्मॉल magnitude of charge that has not its electric field itself, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा कुछ खासी याद रखने की जरूरत है नहीं, बस कॉन्सेप्ट है तो आपको जरूरी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे के चैप्टर में भी ये काम आएगा, ठीक। तो देखो टेस्ट चार्ज के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। ये बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, दैट हैज नॉट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। समझ में आ गया? तो भाई बेसिकली क्या है कि फिजिक्स में क्या है कि अब ऐसा कोई बहुत छोटा चार्ज तो होता नहीं है। भाई सबसे छोटा चार्ज क्या एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, वो होता है भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज, सही बात है ना। तो वही चीज है कि भैया यहाँ पे बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हर चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना के बराबर है, ठीक है बट ना के बराबर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट है सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम सोर्स चार्ज में हम क्या लिखेंगे, इट इज अ very significant charge that has its own electric field, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, और आप इसको आसानी से कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड चूंकि इतना बड़ा होता है कि इसके पास इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। सही बात है ना भाई, कोई छोटा सा परिवार है ना, छोटा सा बेटा, राजा बेटा टाइप का, बेचारे के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, मतलब उसका ज्यादा रुतबा नहीं है, ठीक है। नेग्लेक्ट कर देते हैं सोसाइटी में हम लोग उनको, ठीक है, पर्सनल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोर्स चार्ज में क्या है भाई, इनके पास चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, ठीक है, बहुत भयानक पैसा भर रखा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इज्जत भी इनकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी भैया हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में चार्ज को कंसिडर करते हैं तो हम लोग सोर्स चार्ज को कंसिडर करते हैं और टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप समझो अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है। तो भाई फॉर्मूला हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अगर हमें भैया लेट्स सपोज दैट हम क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट, हमारे पास सोर्स चार्ज रखा है, ठीक है।
ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर, ठीक है, आप दूसरा हाथ देखो, मान लो लेट्स सपोज देखो यहाँ पे, अगर आप कैमरे में देख रहे हो, अगर आप कैमरे में देख रहे हो तो ये आप चार्ज मानो, ये सोर्स चार्ज है। और अगर आप कैमरे में देख रहे हो तो आपको ये वाला जो पार्ट है, ये एक छोटा सा टेस्ट चार्ज दिखेगा, ठीक है। तो आप चूंकि इसका ये चार्ज जो है वो बहुत बड़ा है, मैग्नीट्यूड काफी बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चारों डायरेक्शन में निकल रही होगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी चारों डायरेक्शन में निकल रही होंगी। याद आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी कर्व्स, इमेजिनरी 3D कर्व्स दैट आर goes in the surrounding and determines the strength of a charge, ठीक। तो बेसिकली आप समझो कि यहां पर बेसिकली क्या है कि जो टेस्ट चार्ज है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी और इस टेस्ट चार्ज में क्या लग रही होगी, इससे पास हो रही होगी। तो जब उससे पास हो रही होगी तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो या तो इधर मूव करेगा और या तो इधर मूव करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि टेस्ट चार्ज और इस सोर्स चार्ज का नेचर क्या है। अगर दोनों लाइक नेचर के हैं तो रिपल करेंगे, अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बेसिकली अब इसका चूंकि मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है तो इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब आप ये समझो कि ये यहां पे बड़ा है, मतलब जब ये यहां पे रखा होगा तो इसकी वजह से ये तो मूव कर सकता है इधर उधर, लेकिन इसकी वजह से इसको कुछ लेना देना नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम है कि इसको कोई लेना देना होगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम अब चूंकि ये मूव कर रहा है तो हम इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मेजर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, बहुत ध्यान सुनो। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट यहां पर क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, क्यू नॉट यहां पर बेसिकली क्या होता है, ये होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल हम सिर्फ तभी करते हैं जब हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी की कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। अब आप समझो यहां पे भाई E बराबर क्या होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे आप फोर्स के लिए क्या लिख सकते हो, अगर दो चार्जेस एक दूसरे से रखे हुए हैं डिस्टेंस पे, अगर दो चार्जेस लेट्स सपोज दैट ये Q है और ये चार्ज Q नॉट है, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये वाला जो कि सोर्स चार्ज है तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस पे इस तरीके से। लेट्स सपोज दैट दोनों प्लस के हैं ना, हम मान लेते हैं कि दोनों प्लस के हैं, तो ये क्या करेगा, इस पे इस तरफ से धक्का लगाएगा, है ना, रिपलिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है। तो अब ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो इस तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। भाई आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां रखा, अब ये क्यू नॉट चार्ज जो चार्ज है वो इस तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आप समझो, तो भाई इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा था, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी के Q1, देखो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गई फोर्स की वैल्यू, और यहां पे चार्ज क्या है, Q नॉट, ठीक है। अब आप ध्यान देखो, Q1 यहां पे कितना है, Q1 यहां पे Q है, तो यहां पे K Q और Q2 कितना है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन में यहां पे Q नॉट, ठीक। अब आप देखो यहां पे Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो यहां पे आंसर आएगा के Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज यानी सोर्स चार्ज, ठीक है, हम लोग हमेशा अपने सिलेबस में चार्ज को एज अ पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो लेट्स सपोज दैट यहां पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर पर, है ना, r डिस्टेंस दूर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो फॉर्मूला है, जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो लाइंस होती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो वो क्या होगी, के Q अपॉन R स्क्वायर होगी, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान सुनना, यहां पर Q क्या है, यहां पर ये जो Q है वो कौन सा चार्ज है, वो सोर्स चार्ज है, वो क्या है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये है सोर्स चार्ज। अगर कोई, अब देखो भाई इस Q नॉट चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज है इसकी वजह से इस पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बट इसकी वजह से इस पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q अपॉन R स्क्वायर। आप के की जगह पे, अब आपको याद आ रहा होगा तो मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था, बिकॉज के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। याद आ रहा है आपको? रिवाइज करो, पहले लेक्चर या शायद तीसरे लेक्चर में बताया था। हाँ, तो भाई बहुत ध्यान से देखना। तो भाई मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो अब आप इस वैल्यू को जाके उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो, तो देन आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R यहाँ पर क्या होती है, R होती है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे जरा ध्यान रखना है। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, तो ये भाई आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, अब बोर्ड में क्या होता है, इवन एनसीईआरटी में भी इसका क्या जो होता है ग्राफ दिया होता है। ठीक है, तो आप जरा ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ इसका। ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसा होता है, ये ऐसा, ये ऐसा है ना। इस तरफ हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और इस तरफ आर स्क्वायर। भाई देखो चेंज क्या हो रहा है, आपको एक एक्सिस पे वो चीज लेनी होती है जो चेंज हो रही है, और दूसरी एक्सिस पे आपको वाई एक्स एक्सिस में आपको वो चीज लेनी होती है जिसको आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो देखो आप चेंज किसको करोगे, डिस्टेंस को, और उसके चेंज होने से चेंज क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप वाई एक्सिस में किसको लोगे, ई को, और एक्स एक्सिस में किसको लोगे, आर को, यानी डिस्टेंस को। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर। भाई आप आर को चेंज करोगे तो पूरी पूरी आर स्क्वायर की वैल्यू ही चेंज होगी ना। ठीक है, तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्यू फिक्स रहेगा, 1/4 पाई तो कांस्टेंट ही होता है, बचपन से कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है बेसिकली क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। ये जो लाइन है ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगी, है ना, इन्फिनिटी तक जाएगी लेकिन टच नहीं करेगी। ये भी लाइन यहां तक इन्फिनिटी तक जाएगी बट टच नहीं करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं, इतना भाई हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली, है ना। तो अब हम जरा यहां पे चर्चा करते हैं कि पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ठीक है, यानी अलग अलग केसेस में, अलग अलग चार्जेस में, अभी हम लोग आगे बहुत सारे सिस्टम न्यूमेरिकल में करने वाले हैं, रखने वाले हैं, तो अलग अलग केस में अलग अलग फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनता है, तो आओ जरा उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला केस है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, लेट्स सपोज दैट यहां पे हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ध्यान रखना भाई, आपको चीज ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, कि प्लस चार्ज वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, ये क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल होती हैं। और मैं यहां पे जरा लिख भी देता हूं। ठीक है, अवे फ्रॉम चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला होता है केस सेकंड, फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर अ नेगेटिव चार्ज, तो ठीक उसका उल्टा कर दो आप। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, इसमें जाएंगी बाहर से अंदर की तरफ। अच्छा ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक प्लेन में नहीं जा रही हैं, ये पूरे के पूरे 3D स्पेस से आ रही हैं। मतलब आप समझो कि बीच में आपके पास ये एक पॉइंट है, तो ये लाइंस यहां से भी आ रही हैं, ऐसे भी आ रही हैं, ऐसे भी आ रही हैं, आप जिस कैमरे से देख रहे हो वहां से भी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3D कर्व्स में होती है ना, 3D कर्व्स में होती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया बेसिकली 3D स्पेस से होकर लाइन आ रही है। ठीक है, बोर्ड से अंदर भी आ रही है और बोर्ड के पीछे की तरफ से बाहर भी आ रही है। ठीक है, लेकिन जा इस चार्ज पार्टिकल में ही रही है। ठीक है, अंदर की तरफ। अच्छा ठीक है, अब यहां पे मैं जरा लिख भी देता हूं डायरेक्टेड, या लिख देता हूं अवे, सॉरी लिखना है मेरे को, टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल के तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड केस क्या होता है, लेट्स सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, फॉर टू लाइक चार्जेस। ठीक है, तो केस देखो मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं टू लाइक चार्जेस का केस। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है, तो अब होगा क्या, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को जब आप पास लेके आते हो तो भाई रिपल होंगे ना,
लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, फर्स्ट लेक्चर की प्रॉपर्टी में, ऐसा सेकंड लेक्चर की प्रॉपर्टी में बताया था, ठीक है। क्वांटाइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखो भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से देखो, तो यहां पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, मैं जरा इस पेन से बनाता हूं। यहां पे देखो, ये लाइन जाएगी इस तरफ, ये लाइन जाएगी इस तरफ, और ये लाइन जाएगी ऐसे, और ये जाएगी ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो भाई बेसिकली आप यहां पे देख पा रहे हो स्पाइडरमैन का जाला बन गया है, ठीक है। यहां पे आप दो चार्ज पार्टिकल को पास लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो एक दूसरे से क्या कर रही है, रिपल कर रही हैं। और जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, मैग्नेट के बारे में पढ़ रखा होगा आई थिंक आप लोगों ने, तो आपने वहां पे प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो जैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अभी हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में या शायद इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये देखो, बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और एक दूसरे से पैरेलल बनते हुए चली जाएंगे ना, ये एक दूसरे से पैरेलल होते हुए इन्फिनिटी तक चली जाएंगे, लेकिन ये मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, ये चीज हो गई। अगर भाई मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, देखो टू लाइक चार्जेस, तो यहां पे देखो नेगेटिव नेगेटिव का सिस्टम बना लेता हूं। अब क्या होगा, तो बेसिकली अब क्या होगा, अब आप इसको कर दो उल्टा, यहां से देखो इस तरीके से आएंगी, ऐसे 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 ऐसे, आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां पर भी देखो इस तरीके से, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से नहीं आ रही है, क्योंकि बेसिकली आप समझ रहे हो ना, यहां से कैसे ही आ सकती है, ये आ ही नहीं सकती भाई, ये रिपल कर रहे हैं दूसरे को, तो ये अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो आई होप आपको कहानी यहां पर भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं केस नंबर 4। अच्छा, उससे पहले मैं आपको जरा यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक होता है नल पॉइंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, नल पॉइंट कॉन्सेप्ट। देखो आप ध्यान देखो, मैंने फिगर के बीच में यहां पे एक पॉइंट बना रखा है, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज दैट आप यहां पर क्या रख दो, कोई चार्ज पार्टिकल रख दो। लेट सपोज दैट आपने यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, या आपने एकदम बीचों बीच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो फिर ना वो इस तरफ जाएगा ना वो इस तरफ जाएगा, वो बिल्कुल बीच में रहेगा, है ना, बिल्कुल चुपचाप बीच में रहेगा, ठीक है। कैसे भाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझते जाना, क्योंकि यहां पे बोर्ड एग्जाम में और आपके इवन आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट यहां से बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है ना। तो आप समझो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, है ना। फिर आप यहां पे क्या करो, Q0 का यहां पे मल्टीप्लाई करो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई Q0 तो भाई या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा, भाई चार्ज है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है ना। तो बेसिकली यहां पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अगर यहां पर आप कोई चार्ज पार्टिकल रख दो, कोई भी चार्ज पार्टिकल रख दो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका बिहेवियर मैटर नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में भैया वो जो चार्ज पार्टिकल होगा ना वो लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ना बीच में स्टेबल रहेगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं, ठीक है, जहां पे लगने वाले सारे फोर्सेस इक्वलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसके बारे में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे डिटेल में आगे। केस नंबर 4, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फॉर अ चार्ज शीट, फॉर अ चार्ज्ड शीट, ठीक है। तो आप इस केस को मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि इस केस का कोई मतलब नहीं है बेसिकली, है ना, एक्स्ट्रा था, मैं बताने जा रहा था, बट कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहां पे लेट्स सपोज दैट आपके यहां पे एक चार्ज शीट है ऐसे करके, और ये कैसी है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज शीट है। तो पॉजिटिव चार्ज शीट में होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दूर भेजता है। तो यहां पर भी सेम वही काम होगा, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर जाएंगी, और ये इस तरफ भी दूर जाएंगी, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आप कोने में आते जाओगे
बीच में तो ये एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगी, बट जैसे जैसे आप कोने में जाते जाओगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो थोड़ी सी कर्व होती जाएंगी बेसिकली, समझ रहे हो ना आप, ये एक दूसरे से थोड़ी सी कर्व होती चली जाएंगी, ये ऐसे करके। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा आपको इस डायग्राम को ध्यान रखना ना, फिर यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे करके और ऐसे भी निकलेगी, ठीक है। आप समझ गए ना बेसिकली ये कर्व क्यों हो रहा है, क्योंकि आखिरी के पॉइंट पर क्या जाता है, थोड़ा सा है ना मूविंग कर्विंग पॉइंट आ जाता है इस वजह से, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही देखें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, नेगेटिव शीट के लिए, ठीक है, तो आप लेट्स सपोज यहां पे मान लो यहां पे हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज शीट है, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, अंदर आएंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। और आप समझ पा रहे हो ना कि आखिरी के पॉइंट से कर्व क्यों हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी इस स्लाइड के लिए भाई इतना ही, आई होप आपको यहां पे सारा का सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने भाई पढ़ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हमने ग्राफ देखा, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने भाई समझा कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न्स पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि बेसिकली यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट भाई उसका है, आराम से भाई बहुत ध्यान से लिखेंगे, फिर मैं आपको एक एक करके पॉइंट को समझाऊंगा भी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से नजरें यहां पे रखना। पहला होता है कि दे रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये क्या करती हैं, किसी चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है उसकी डायरेक्शन को कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती है। आप मानो लेट्स सपोज दैट आपने यहां पे चार्ज रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, लेफ्ट टू, सॉरी मेरा तो, आपका तो लेफ्ट होगा, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्टेड है। तो यहां पर इस चार्ज पार्टिकल में अगर हम इसको यहां पर रख देते हैं तो चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा, वो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट से राइट मूव करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है खुद में ही तो फिर हमें डायरेक्शन को उल्टा कर देना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करती है किसी चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। सेकेंड, दीज आर imaginary lines or curves, but their existence is real, ठीक है। तो बेसिकली आप यहां पर यह समझो कि एक्चुअली में होती तो इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स हैं, बट इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो बिल्कुल रियल होता है, यानी इनका जो फील होता है, ठीक है, वो बिल्कुल रियल होता है। और कहानियां तुम अपने मन में कितनी भी जोड़ सकते हो, ठीक है, वही वाली बात हो गई। तो भाई बहुत ध्यान समझना, है ना, क्योंकि दिखाई नहीं देती हैं लेकिन महसूस तो होती है ना एक्चुअली में। अब जो चीज महसूस हो रही है तो उसका एग्जिस्टेंस रियली है। तो भाई बहुत ध्यान रखेंगे। अगला होता है देयर इंटेंसिटी इज greater near source but goes on decrement farther we go, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहां पे लिखा क्या हुआ है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये तो आप भी जानते ही हो, ठीक है, कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सोर्स के नियर यानी सोर्स के पास वो ज्यादा होती है। बस सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं, ज्यादा होती हैं, वो भी मैं यहां पे अगले पॉइंट में लिखूंगा। और जैसे जैसे भाई हम आगे जाते जाएंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होगा, डिक्रीमेंट होने लगेगा, ठीक है।
आपने अभी यहाँ पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, मैं जरा यहां पे लिख के बता रहा हूं। आपने फॉर पॉइंट चार्ज, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर पॉइंट चार्ज, आपने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा और हमारे सिलेबस में यही है। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिक्रीमेंट होती है, उसका रिलेशन क्या होता है डिस्टेंस पर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे से अगर आपने डिस्टेंस को 2 कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने डिस्टेंस को आप 3 गुना पीछे ले गए, आपने लेट्स सपोज दैट r से 3r कर दी, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इसके लिए फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। हमारे सिलेबस में पॉइंट चार्ज है तो हमें उसी के बारे में दिमाग से रखना है, ठीक है। आगे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर मोर नियर पोल्स एंड lesser in non-polar region, ठीक है। तो बेसिकली देखो लिखा क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, यानी कहां पर किस पॉइंट पर कितनी ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है कहां पर, पोल्स में, एंड कम होती है नॉन पोलर रीजन्स में, ठीक है। आप ऐसे समझो कि यहां पर लेट्स सपोज दैट ये मार्कर है, ठीक है, तो ये लेट्स सपोज दैट ये मार्कर है, ये एक मेटल की शीट है, ठीक है, और इसमें चार्ज पार्टिकल हमने यहां पे लगा दिया है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल लगा दिया बिल्कुल ऐसे तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से, ठीक है। अब इसके कोने की तरफ, इसके एंडिंग पॉइंट पर, ये जो इसके एंडिंग पॉइंट है, यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और बीच में मिडिल पार्ट में होगी बट एज कंपेयर टू पोल्स कम होगी, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना जरा, इन पार्ट्स को हम लोग कहते हैं पोलर पार्ट्स और इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। ये आप सॉरी माफ करना, ठीक है, हाँ नॉन पोलर पार्ट्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा अब बहुत ध्यान समझना, अगर हम एक पॉइंट चार्ज के लिए बात करें, ठीक है, तो जरा मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर हम एक पॉइंट चार्ज के लिए बात करें, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो क्या उसमें कोई पोल होगा, उसमें तो कोई पोल होता ही नहीं है भैया, क्या उसकी एंडिंग क्या उसकी स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहां पर फॉर अ पॉइंट चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है वो सेम रहती है फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, ठीक है, नॉट फॉर अदर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये क्या रहती है, इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट लिखा है ना, वो ए लिखा है, अंग्रेजी में कमजोर नहीं हूं, बस दिमाग से थोड़ी। हाँ आगे समझो, अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि दे वर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव पार्ट ऑफ अ सिस्टम या चार्ज, ठीक है। तो आप यहां पर समझो, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminates to the नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, जैसे भाई हम लोगों ने एक एग्जांपल में देखा भी था। अच्छा हाँ, जस्ट मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया पिछली वीडियो में, ठीक है, और मैंने पांचवा वाला केस इरेज कर दिया था, बट वो था उसी के लिए, ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। आप लेट्स सपोज दैट मानो यहां पे एक प्लस का हो गया और यहां पर एक माइनस का चार्ज पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो होगा किस तरीके से, इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। यहां मैं डायग्राम में रेड से बना रहा हूं, ये फील्ड लाइन जाएगी ऐसे, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब देखो प्लस वाला जो चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भेजता है,
तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी दूर की तरफ, है ना। एरो बनाना भाई, सॉरी माफ कर दो, देखो एरो बनाना भाई बहुत जरूरी है ना। जैसे ऑप्टिक्स होती है तो ऑप्टिक्स में से जरूरी होता है, एज यूजुअल यहां जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर समेट लेता है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे लाइन कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी, ऐसे देख पा रहे हो आप, ये इस तरीके से यहां से निकली और यहां चली गई, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ ऐसा ही सेम एज यूजुअल मैग्नेट में भी होता था, नॉर्थ से निकलती थी साउथ में जाती थी, कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहां भी ये चीज हो गई। अब अगर आप बहुत ध्यान दो तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव सोर्स, ठीक है। या आप यहां भी लिख सकते हो पॉजिटिव सोर्स से निकलती है, नेगेटिव सोर्स पे एंड हो जाती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट फॉर्म्स अ continuous closed curve but smooth in nature, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगर आप बहुत सी बुक्स में देखोगे तो वहां पर आपको शायद ये वाले पॉइंट में यहां पर कॉन्टिन्यूअस की जगह डिसकॉन्टिन्यूअस लिखा होगा, ठीक है। तो आप जरा यहां पे बहुत ध्यान से देखो, लिखा हुआ है दे डू नॉट फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, मतलब बेसिकली यहां पर क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व नहीं बनता। अगर आप कोई मैग्नेट लेते हो तो वहां पर एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बनता है। भाई मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, तो मैग्नेट में क्या होता है, इस तरफ से नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और जम करते 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 यहां घुस गई, जुम से नॉर्थ से निकली और जुम से यहां पे साउथ में घुस गई, और फिर साउथ से मैग्नेट के अंदर साउथ से वो नॉर्थ की तरफ जाती है। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि कुछ भी डिसब्रेक नहीं आया, यानी यहां पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आई, सीधे लाइन में स्मूथ तरीके से वो फ्लो कर रही है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सिस्टम में क्या होता है, बहुत किताबों में यहां पे लिखा रहता है कि दे फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व, जबकि ये बात सही नहीं है ना। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो, बट मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, बहुत स्टैंडर्ड रूप से बिल्कुल पढ़ के ये चीजें बताई जा रही है। इवन आईआईटीज और एनआईटीज में प्रोफेसर जो होते हैं वो भी ये बताते हैं ना, किसी भी कोई भी जो अच्छा प्रोफेसर होगा वो यही बताएगा, ठीक है आपको, कि यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस कर्व बनाती है। आप समझो एक चार्ज पार्टिकल ये और दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो है नहीं भाई, इनके बीच में कोई मैटर थोड़ी लगा हुआ है, जैसे मैग्नेट में होता है, इस पोल और इस पोल के बीच में मैग्नेट मतलब मैटर भरा हुआ है, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जाती हैं, बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो ना, यहां से सिर्फ यहां तक की दूरी हो रही है, बट यहां से यहां तक नहीं आ रही है। बहुत ध्यान समझना, मैग्नेट में यहां से नाइल निकलती है और निकलते निकलते दोबारा से यहां से क्लोज करके घूमती है, बट यहां पे चार्ज सिस्टम में क्या है, यहां से सिर्फ निकलती है ओरिजिनेट करके और सिर्फ एक पॉइंट पर जाके टर्मिनेट हो जाती है। तो यहां पर एक्चुअली ये कहना कि ये कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर बनाती है चीज सही नहीं है ना, मे भी हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो, बट एक्चुअल जो सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है वो है कि ये डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं, और लेकिन नेचर में स्मूथ होती है, नेचर में स्मूथ होती है मतलब हर जगह कहीं पर भी डिसबैलेंस नहीं होती है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, देखो हर जगह डिसबैलेंस नहीं है, ये जाए स्मूथ फॉर्म में ही रही है, लेकिन है कैसी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आप यहां पे डिसकंटिन्यूअस लिख लो या फिर डू नॉट कॉन्टिन्यूअस लिख दो, ठीक है, आपकी इच्छा आपकी मर्जी आपका मन, ठीक है। तो अब यहां देखो लास्ट प्रॉपर्टी है भैया, अब लास्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर पॉइंट ये कहा जा रहा है कि कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बहुत हम अच्छे से रीजन समझ लेते हैं। लेट्स सपोज दैट, आप देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहां दे रहा हूं, ठीक है, देख लेता हूं जरा मैं यहां पे कैमरे में सही चीज चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहां पे आप ये समझो, दिख रही होगी आई थिंक ना, तो यहां पे आप समझो कि यहां पे एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ऐसे, और इसको कट करते हुए एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि अगर आपने यहां पर लेट्स सपोज दैट कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया ना, यहां पर आपने बीच में यहां पर इस पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है,
तो अब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। भाई ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि भैया ये एक बार में दो टुकड़े करके अलग अलग जगह जाए, ठीक है। तो बेसिकली चूंकि जब ऑब्जर्वेशन ऐसा किया गया तो ये देखा गया कि भाई चार्ज पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और कंफ्यूज नहीं होता ना इंसानों के तरीके, तुम्हारे तरीके, ठीक है। तो बेसिकली देखो वहां से कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, कभी भी नहीं करती है, वो एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं। आपको लग सकता है कि लाइंस ऐसे आ रही हैं और ऐसे जूम करके जा रही है, ठीक है, तो मिल जाएंगी जाके आगे, बट वो मिलेंगे नहीं, है ना, उनके किस्मत में मिलना नहीं लिखा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ। तो अगला टॉपिक है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ बॉडी, ठीक है। तो एक बॉडी में भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है आओ उसको समझते हैं। दूसरी बात हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए, और आपके सिलेबस में भी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए ही है। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल सब में एक बराबर तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। तो उसमें देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं। सबसे पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को भैया हम लोग किससे लिखते हैं, इसको बेसिकली हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है, लैम्डा। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब देखो लीनियर से ही समझ में आ रहा है, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो लैम्डा बेसिकली क्या होता है, लैम्डा, बहुत ध्यान सुनना, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन L होता है, ठीक है। आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। डेफिनेशन में यहां पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि काफी एक्स्ट्रा हो जाएगा, आप बुक से पढ़ लेना, बहुत सिंपल है भाई, फॉर्मूले से भी कुछ चीजें याद रखना सीखो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसकी पहले यूनिट देख लो, है ना, यूनिट इसकी क्या होगी, देखो इसकी होती है कूलाम और लेंथ की क्या होती है मीटर, तो यूनिट इसकी हो गई कूलाम मीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, हाँ तो बताइए, देखो कूलाम की क्या होती है AT और मीटर की क्या होती है L, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L-1 AT, ठीक है। आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वैसे स्केलर कहना भी सही नहीं रहेगा, क्वांटिटीज के बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो ध्यान से, इसका मैं डायग्राम भी बना देता हूं तो आपको यहां पे समझ में आसानी रहेगी। देखो यहां पे ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके ऊपर चार्ज क्या है Q और इसकी लेंथ जो है वो क्या है L, ठीक। तो लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट चार्ज एरिया, ठीक। अब ये जो चार्ज है अगर सब में बराबर तरीके से बटा है, अगर ये चार्ज सब में बराबर तरीके से बटा है तो इसको Q अपॉन L लिखेंगे। अगर यहां पे चार्ज ज्यादा है यहां पर कम है, यहां चार्ज ज्यादा है यहां आगे आते आते चार्ज कम होता चला जा रहा है, फिर हम इसको Q अपॉन L नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको Q अपॉन L नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अलग अलग लेंथ में क्या है, जो चार्ज है वो अलग अलग है। तो हम लोग इसलिए कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है चार्ज एक समान डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एक तरीके से। अगला भाई हम लोग का यहाँ पे है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को भैया हम लोग लिखते हैं किससे, सिग्मा से, सिग्मा सिग्मा बॉय, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान देखेंगे भैया, यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया में जितना भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी बॉडी में उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दैट आप मान लो कि आपके पास कोई मेटल की शीट है, तो उस मेटल की शीट पे मान लो आपने चार्ज बाहर से लेके आए और ऐसे डाल दिया, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे हम पिज्जा मंगाते हैं, तो पिज्जा मंगाने में क्या होता है, फिर हम क्या लेते हैं, ऑर्गेनो का पाउच लेते हैं, उसको फाड़ते हैं और क्या करते हैं, हर पीस में इस तरीके से डालते हैं ना, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर जब आप एक पीस निकालते हो तो एक पीस में जितना ऑर्गेनो का पाउच आता है, आप उसी तरीके से उसको समझो कि आपके पास एक मेटल की शीट है और उस मेटल की शीट पे आप क्या कर रहे हो, चार्ज को डाल रहे हो। तो एक मेटल के 1 यूनिट स्क्वायर पे, 1 यूनिट स्क्वायर पे
जितना चार्ज आएगा आपके पास उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, नेम से ही क्लियर है, बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो भैया इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, देखो इसकी हो जाएगी कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया की तो मीटर स्क्वायर ही होती है ना, सही है। अब देखो यहां से डायमेंशन चेक कर लो, देखो कूलम की होती है 80 और मीटर स्क्वायर की क्या होती है, ये होती है एल स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ एल स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगी L - 2AT। ठीक, ये हो गई इसकी डायमेंशन। आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे इसका एक डायग्राम देख लो, है ना, आपके होने वाले बच्चे आपसे खुश रहेंगे। ठीक है, यहां पे भाई इसके पास चार्ज क्या है Q और इसका एरिया क्या है A। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट डेफिनेशन इस टॉपिक का है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं किससे, रो से। ठीक है, बस रोना नहीं इस चैप्टर को देख के। ठीक है, तो देखो यहां पे भैया रो, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, है ना, कहां पढ़ा था पिछली बार, क्लास 10th में से मुलाकात हुई थी, फॉर्मूला याद आ रहा है, R = रो L/A। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से देखते हैं। तो भैया रो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, है ना। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट इसकी आप देख लो जरा, तो यूनिट इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कूलम और इसकी हो जाएगी मीटर क्यूब। ये हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। अब डायमेंशन चेक कर लो इसकी, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 80, इसकी हो जाएगी मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन ये हो जाएगा L क्यूब, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा L - 3 और AT। ठीक है, L - 3 है, ये हो गया। तो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब इसका जरा एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है, आहा क्या गोला बनाया भाई, देख रहे हो। तो यहां पर भैया ये एक स्फीयर है, आपको लग एक सर्कल रहा है बट ये है एक स्फीयर, क्योंकि बात तो वॉल्यूम की हो रही है ना, और वॉल्यूम तो एक 3D सरफेस का होता है ना, मतलब 3D ऑब्जेक्ट का होता है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे ये। अब मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज दे रखा है, यहाँ पे माइनस का भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, ऐसी कोई फिक्स बात नहीं कि यहाँ पे माइनस का चार्ज नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन में आपका Q - Q हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लेट्स सपोज चार्ज Q है और इसका वॉल्यूम क्या है V है ना, डायग्राम से ऐसे समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो भाई आज के लिए भैया इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भैया आप वॉइस पे कमेंट करना, वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में जरूर कमेंट करना। और भाई जैसा कि मैं प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग देख पा रहा हूं कि आप लोग वीडियो लेक्चर को पूरा देखते नहीं हो, तो ट्राई करो कि भाई एक बार में बैठो और आग लगाने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी अगर यहां तक आए हो तो कल वाला इंसान नहीं रहे। मिलेंगे भाई अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप इट।